ग्रुप हाउसिंग के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 4-5 सालों में तो ग्रुप हाउसिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अमित जी को मैं लेकर आऊंगा फिर से, क्योंकि अमित जी का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हमें हमेशा गाइड करता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें। और वैसे भी क्यों ना हो, सर ने बड़ी बड़ी टॉप सारी कंपनीज में रियल एस्टेट को हेड किया है, जिसमें बड़े नाम बीपीटीपी, स्पेस, महिंद्रा लाइफ स्पेस, यूनिटेक, अंसल हाउसिंग, ऐसी तमाम बड़े ग्रुप्स हैं इनमें सर ने सेल्स को हेड किया हुआ है। तो तमाम एक बड़ा एक्सपीरियंस सर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है कि ग्रुप हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या गणित को समझना है। अगर गणित समझ लिया तो ग्रुप हाउसिंग के सारे एस्पेक्ट्स आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो अमित जी, आपका प्रॉपर्टी विषय शो में स्वागत है। थैंक यू। आज हमारे सारे व्यूअर्स को हम ये बताने वाले हैं कि आखिर ग्रुप हाउसिंग में इन्वेस्ट करें या ना करें, और करें तो क्या क्या सावधानी है। मेरे को वो टिप्स सारी चाहिए जो जेन्युइन है। हमें कहीं पर भी बायस होकर किसी से बात नहीं करनी, जैसा मैं आपके नेचर को भी जानता हूं। तो आज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्लियर समझ पाए कि ग्रुप हाउसिंग में इन्वेस्ट करें तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वो हैं, अगर उन्हें आप अच्छे से स्टडी कर लोगे तो गारंटेड है आपके इन्वेस्टमेंट का नजरिया, करने का तरीका दोनों बदल जाएगा। तो चलिए अमित जी, सबसे पहले ग्रुप हाउसिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए आज के सिनेरियो में या नहीं करना चाहिए? प्रदीप, आई एम ए रियल एस्टेट पर्सन, तो मैं ये तो कभी कहूँगा ही नहीं कि ग्रुप हाउसिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्रुप हाउसिंग की इन्वेस्टमेंट और प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। ग्रुप हाउसिंग की इन्वेस्टमेंट जनरली अपने रहने के लिए की जाती है, लेकिन आप अगर ग्रुप हाउसिंग की इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं तब भी आपको कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि आज ग्रुप हाउसिंग फ्लेवर ऑफ द मंथ है। हर इंसान को ग्रुप हाउसिंग में ही जाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि डेवलपर्स वही मार्केट कर रहे हैं। आप प्लीज़ एक चीज़ समझिए, आप कंज्यूमर हैं रियल एस्टेट के, जो डेवलपर्स हैं वो प्रोडक्शन हाउसेज हैं। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हर मार्केटियर का मानना है कि माल वही बिकता है जो प्रोडक्शन हाउस बना रहा है। आपका दिमाग भी उस हिसाब से कैप्चर हो जाता है कि पहले कोई ग्रुप हाउसिंग नहीं खरीदता था क्योंकि ग्रुप हाउसिंग की मार्केटिंग नहीं होती थी। अब हर आदमी ग्रुप हाउसिंग खरीदना चाहता है क्योंकि ग्रुप हाउसिंग की मार्केटिंग हो रही है। हर बिल्डर ग्रुप हाउसिंग में मार्केट कर रहा है। लेकिन इस सब मार्केटिंग को छोड़ के आपको सब मार्केटिंग से बचते हुए ये देखना है कि आपके लिए सबसे फायदे का सौदा क्या है, कहीं आप गलत फंस तो नहीं रहे और आप अपनी जेब के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। सबसे पहला पॉइंट प्रदीप, सबसे पहला पॉइंट है चेक प्राइस। आप ये मान लीजिए कि आप जो भी ग्रुप हाउसिंग में आपको प्राइस अखबार में दिखाई जा रही है, आपके व्हाट्सएप पे आ रही है, किसी भी मार्केटिंग चैनल के थ्रू आपके पास जो प्राइस आ रही है वो करेक्ट प्राइस नहीं है। आपको अपनी जेब के हिसाब से रियल प्राइस देखनी है। अब मैं रियल प्राइस का समझाता हूँ। सर, ये भी तो हो सकता है कि कोई वाकई में सारा प्राइस हमें दे रहा हो, तो एक्चुअल प्राइस ही बता रहा हो। सर, सवाल पूछने में क्या जाता है? बिल्कुल ठीक है, सवाल पूछने में क्या जाता है? बड़ी अच्छी बात सर ने कही कि आप सवाल तो जरूर पूछो कि वो वाकई में ऑल इंक्लूसिव प्राइस है या नहीं है, या वो सिर्फ दिखाने एडवर्टीजमेंट के लिए प्राइस है। अब देखिए, हर बिल्डर क्या करता है, आपको लुभावना बनाने के लिए प्राइस को ब्रेकअप कर देता है। एक होती है बेसिक सेल प्राइस, उसके बाद होती है ईडीसी आईडीसी कि जी जो सरकार लेती है। ये तो हमने आपको बताया नहीं, लेकिन अब आप आ गए हो, टेबल पे बैठ गए हो, आप सोचते हो यार चल क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट चार्जेस है तो गवर्नमेंट चार्जेस दे देते हैं। फिर आपको कहते हैं कार पार्किंग के पैसा अलग है, क्लब मेंबरशिप का पैसा अलग है, और कई एमेनिटीज है, इसका पैसा अलग है, उसका पैसा अलग है। सर, कार पार्किंग के नाम पर देखते देखते कोविड के बाद से हम बात करें तो 1.5-2 लाख की जो पार्किंग होती थी, आज वो 15-15 लाख तक की एक पार्किंग पहुंच गई है। मतलब आदमी सोचता है मैं गाड़ी खरीदूं या पार्किंग खरीदूं, या तो गाड़ी खरीद लो या पार्किंग खरीद लो। अगर पार्किंग खरीद लोगे तो गाड़ी खरीदने के पैसे खत्म हो जाएंगे। तो ये ट्रेंड ही मार्केट में आ गया है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेवलपर से कॉस्ट शीट मांगनी है। आपको डेवलपर की, ब्रोकर की, जो भी आपके टच में इंसान है, सेल्स पर्सन है, आप उससे बोलिए मेरे को कॉस्ट शीट दे दीजिए। रेरा के आने के बाद एक प्रदीप अच्छी हुई है कि डेवलपर को बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक एक कॉस्ट मेंशन करनी पड़ती है, लेकिन एक कॉस्ट ऐसी है जो हर इंसान ओवरलुक कर देता है। रादर मैं ऐसा कहूँगा कि 2 कॉस्ट ऐसी हैं जो हर इंसान ओवरलुक कर देता है। अगर आपका फ्लैट 5 करोड़ रुपए का ऑल इंक्लूसिव है, क्या आपने उसमें 5% जीएसटी ऐड किया है?
आप जो भी रियल एस्टेट भारत देश में खरीदते हैं उसके अंदर आपको 5% जीएसटी भरना पड़ता है। चूंकि आप इंडिविजुअल बायर हैं तो उस जीएसटी का आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए जो फ्लैट आप 5 करोड़ रुपए खरीद रहे हैं वो 5 करोड़ 25 लाख का तो डे वन है। अगर आप 5 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं तो 5 का फ्लैट नहीं है, वो 5 करोड़ 25 लाख का है। प्लस एक चीज और देखिए, अगर आप 5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदते हैं और 1 करोड़ रुपए सेल्फ फाइनेंसिंग होती है और आप कहते हैं मैं 4 करोड़ रुपए का लोन लूंगा, तो 4 करोड़ रुपए के लोन पे 6 साल की 5 साल की प्री EMI इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो भी आपको अपने फ्लैट की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। फर्ज कीजिए अगर आपने 4 करोड़ रुपए धीरे धीरे बैंक से लिया और उस पर एवरेज साल का 8% इंटरेस्ट दिया, तो लगभग आप मान लीजिए आधा पैसा पहले गया और आधा बाद में गया, तो मैं आधे पे लगा लेता हूँ 2 करोड़ रुपए 6 साल का ब्याज लगा लीजिए 8% का, 16 लाख रुपए पर साल का मोटा माटी एक आपको ब्याज भरना पड़ रहा है उस पैसे का जो आप बिल्डर को दे रहे हो फाइनेंस के थ्रू। तो आप मान लीजिए 5 साल में 80 लाख रुपए ये हो गए। तो जो आपका 5 करोड़ रुपए का फ्लैट था 25 लाख तो जीएसटी में चले गए और प्रदीप 80 लाख रुपए उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट हो गई। लेकिन सर ये भी है कि अगर पास से पैसा लगाया है इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी भी है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है आप उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं जोड़ेंगे, नहीं गिन रहे हो, लेकिन अक्सर लोग नहीं जोड़ते हैं। हाँ। तो ये या तो आप अपने पास से पैसे लगाइए उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़िए, या अगर आप कहीं से बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़िए। तो ये भी लगभग 80 लाख से करोड़ रुपए बन गए। अब आप एक्चुअली अगर ध्यान देंगे तो जो अपार्टमेंट आपको 5 करोड़ रुपए का दिख रहा है ऑल इंक्लूसिव एज पर रेरा रूल्स, ऑल इंक्लूसिव एज पर व्हाट इज रिटन इन द बिल्डर बायर, वो भी एक्चुअली आपका 6-6.25 करोड़ रुपए का फ्लैट है। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं अगले 5 साल में 6-6.25 करोड़ रुपए देने में सक्षम हूं? क्या ये 6-6.25 करोड़ रुपए लगाने के बाद 5 साल बाद में ये फ्लैट मेरा 10 करोड़ 12 करोड़ का हो जाएगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपने कंसल्टेंट से पूछिए, अपने मित्रों से पूछिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। ये पहला पॉइंट। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। डेवलपर आग पे भी खड़ा होकर बोले कि ये सब मुंह जुबानी बोले कि ये सब ऑल इंक्लूसिव है, तो बिल्कुल मत मानिए। आप रिटर्न में लीजिए और ऑल इंक्लूसिव उसी को मानिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे चार्ज हैं जो पोजीशन चार्ज के नाम पे, पार्किंग के नाम पे, पीएलसी के नाम पे ये डेवलपर आपसे एज एडिशनल चार्ज ले ही लेगा। तो जो फाइनल कॉस्ट शीट है जो खरीदते टाइम आप साइन कर रहे हैं उसी को आप टोटल मानिए, और उसमें सारे चार्जेस जो अनडिस्क्लोज्ड है, कई बार पोजीशन चार्ज लिख के एडिशनल पोजीशन चार्ज लिख के डेवलपर छोड़ देता है, तो उन सब चार्जेस को पहले क्लियर करवा लीजिए और तब उस कॉस्ट शीट पे साइन कीजिए। सर अगली बात, एक सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करूंगा कि EOI इन्वेस्टिंग बंद कर दीजिए। एक डेवलपर्स ने प्री लॉन्च का तरीका निकाला है। प्री लॉन्च आप मान लीजिए एज पर रेरा, एज पर एनी गवर्नमेंट रूल, प्री लॉन्च इज इलीगल। आज डेवलपर क्या करता है, उसका रेरा आने से पहले वो EOI इन्वेस्टिंग शुरू कर देता है कि आप EOI दे दीजिए। ब्रोकर भी आके कहता है सर प्लीज EOI दे दीजिए, बस 10 लाख रुपए का चेक लगेगा। वो आपके 10 लाख रुपए के चेक से सिर्फ बाजार में हाइप क्रिएट कर रहा है, और एक बार 10 लाख रुपए देने के बाद आप फंस जाते हो। तो एक बार 10 लाख रुपए की अपनी डिटेल देने के बाद आप उस प्रोजेक्ट में कमिट हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी, जो डेवलपर आपसे EOI का चेक मांगता है, बिल्कुल लालच में मत पड़िए। जिस रेट पे आपको प्री लॉन्च में फ्लैट मिल रहा है, मैं आपको बेट कर सकता हूं उसी रेट पे आपको लॉन्च के बाद फ्लैट मिलेगा। इसलिए प्लीज लालच में ना फंसिए। EOI को ना कह दीजिए साफ कि मैं उस दिन चेक दूंगा, मैं उस दिन बुकिंग करूंगा जिस दिन आप रेरा मुझे दिखाएंगे। मतलब एक तरह से ये मार्केट को गेज करने का तरीका है। मतलब डेवलपर गेज कर रहा है कि कितने EOIs मेरे पास आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं रेट डिसाइड करूंगा। उसने रेट डिसाइड नहीं किया है। उस खेल का हिस्सा मत बनिए। आप उस खेल का हिस्सा बन गए हैं। आप एक तरह से ट्रैप में आ गए हैं कि बॉस मैं अगर आज EOI नहीं देता हूं तो हो सकता है कि मेरे को कल को फोमो के तहत मुझे प्लॉट या फ्लैट ना मिल पाए। तो आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है। जी। अब मान लीजिए प्रदीप आपसे सवाल पूछता हूं, मान लीजिए आपने किसी चीज को प्री लॉन्च में EOI का चेक दे दिया और वो चेक लेके डेवलपर आपको कल फ्लैट नहीं देता, आप किसके पास जाएंगे? आपके पास रेरा के पास जाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता। रेरा आपकी सुनेगा ही नहीं। नहीं, अब खैर ये चीज एक एड ऑन हुई है
कि अब आपने अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तरह भी दिया है तो रेरा उन चीजों को भी कंसीडर करने लगा है। लेकिन आपको करना ही क्यों है? ऐसे जाने क्यों है? जाने की जरूरत क्या है जब सारी अप्रूवल आ जाए? मान लीजिए आपसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एजेंट का है या डेवलपर का है, वो ये कहता है कि बॉस मुझे आप ईओआई दे दो, तो आप क्यों देंगे उसको? क्यों नहीं आप उसे कहेंगे कि हम 1 महीने के बाद ले लेंगे, जब प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आ जाएगी तब देख लेंगे? और ऐसा नहीं है कि धरती खत्म हो जाएगी, ये आप सबसे पहले मान लीजिए। जब तक सब मिलके ये कदम नहीं उठाएंगे कि हमें ईओआई नहीं देना है, तब तक ये मार्केट चलती रहेगी। आप नहीं देंगे, कोई और दे देगा, तो ये मार्केट इसी तरह चलती रहेगी। तो आपको एक कदम उठाना है कि हमें ईओआई नहीं देना है किसी भी हालत में, जब तक सारी अप्रूवल नहीं होती। क्यों? एक सेल्स पर्सन या डेवलपर का हो या एजेंट का हो, वो आके बोलता है अभी डिटेल आई नहीं है, आने वाली है। अरे भाई, ऐसी क्या चीज है जो आने वाली है? मतलब ग्रुप हाउसिंग आप बनाने निकले हो, आपको पता ही नहीं क्या साइज है। ये सब चीजें ऑलरेडी बन चुकी होती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी मार्केट में क्यूरियोसिटी बनाने के लिए, हाइप बनाने के लिए छोड़ी जाती है, और आपको उसका पार्ट नहीं बनना है। नेक्स्ट पॉइंट प्रदीप, जो बहुत जरूरी है, जो रेरा ने तो उसको डिफाइन किया है, लेकिन बहुत से डेवलपर अभी भी उसका पालन नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको हर हालत में कारपेट एरिया जांचना है। आपको कारपेट एरिया डेवलपर से राइटिंग में चाहिए। जब आपने पहले पॉइंट में एग्जैक्ट प्राइस चेक करी कि मेरा अपार्टमेंट 6 करोड़ 25 लाख का पड़ेगा, एग्जाम्पल दिया, और आपको दिखाया गया कि जी ये जो अपार्टमेंट है आपका 3000 फुट का है। आप कहेंगे यार 3000 फुट का अपार्टमेंट है तो मोटा मोटी 20,000 रुपये मेरे को पड़ा, 20-21,000 रुपये। लेकिन आपने ये तो चेक नहीं किया कि 3000 फुट का अपार्टमेंट ए बिल्डर का तो कारपेट एरिया 1200 फुट है, बी बिल्डर का कारपेट एरिया 1500 फुट है, सी बिल्डर का कारपेट एरिया 1800 फुट है। तो क्या आप सभी 3000 फुट के अपार्टमेंट को एक लाइन में गिन लेंगे? नहीं। आपको अपनी टोटल कॉस्ट को, जो आपने पॉइंट नंबर 1 में निकाली थी, उससे आपको टोटल एरिया से डिवाइड करना है एग्जैक्ट कारपेट एरिया। आपको क्या कारपेट एरिया मिल रहा है, उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा कि जो अपार्टमेंट में 20-21,000 फुट खरीद रहा हूं वो एक्चुअली मुझे 40,000 फुट पड़ रहा है, या 38,000 फुट पड़ रहा है, या 35,000 फुट पड़ रहा है। ये जांचना बहुत बहुत जरूरी है। 90% इन्वेस्टर्स इस चीज को ध्यान नहीं देते। आप अपने डेवलपर से राइटिंग में कारपेट एरिया की डिमांड कीजिए और उसको देना पड़ेगा बाय लॉ। मतलब ये एक मनगढ़ंत कहानी है, सुपर एरिया एक मनगढ़ंत कहानी है जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपके बीबीए के अंदर भी कारपेट एरिया लिखा जा रहा है, और जब आप एरिया पूछते हैं तो आपको सुपर एरिया, और सुपर एरिया के हिसाब से ही पर स्क्वायर फीट बताया जा रहा है। तो आपको जो एक्चुअल फॉर्म पे भरा जाना है, जो बीबीए के अंदर मैप लगना है, उसके सारे रूम्स को प्रॉपर कैलकुलेट कर लेना है, तब आपका वो एक्चुअल एरिया निकलता है। तब आपको कारपेट एरिया को आसपास के मार्केट से चेक करना है कि पर स्क्वायर फीट मुझे ये क्या पड़ रहा है, तभी लेना है, क्योंकि सुपर एरिया की मनगढ़ंत कहानी में आपको नहीं फंसना है। और एक चीज और नोट कीजिए कि सुपर एरिया के बेसिस पर ही आपके जिंदगी के सारे खर्चे बाद में डेवलपर बेस करता है। जब आप मेंटेनेंस भरते हैं प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद, वो आपसे सुपर एरिया में चार्ज की जाती है। तो जिस डेवलपर के यहाँ सुपर एरिया और कारपेट एरिया में डिफरेंस ज्यादा है, आप उन प्रोजेक्ट्स को अवॉइड कीजिए। क्योंकि आज आप खरीद 1500 फुट रहे हैं, लेकिन जब आप मेंटेनेंस भरने जाएंगे तो आपको मेंटेनेंस 3000 फुट पे पड़ेगी। और सर ये मेंटेनेंस सिर्फ 3000 पे नहीं पड़ेगी, ये जब तक डेवलपर पोजीशन नहीं देगा, आरडब्ल्यू को हैंडओवर नहीं करेगा, तब तक वो आपको 3000 पे ही पड़ती रहेगी। और आरडब्ल्यू भी जब टेक ओवर करेगी तो चूंकि ये ट्रेंड सेट हो चुका होता है, तो वो भी फर्दर फ्यूचर में ऑलरेडी वो आपको सुपर एरिया पे ही चार्ज होगा। तो कारपेट एरिया आपको आज पहले क्लियर करना इसीलिए बहुत जरूरी है, और जिससे बहुत डिफरेंस है उससे आपको बहुत बचने की जरूरत भी होती है। आरडब्ल्यू पे एक प्रोग्राम फिर करेंगे, आरडब्ल्यू पे भी करेंगे एक प्रोग्राम जरूर करेंगे जी। आरडब्ल्यू किस तरह से हैंडओवर ले, और अक्सर कहाँ फंसती है आरडब्ल्यू, कहाँ फंसती है। और एक आईएफएमएस पे भी हम करने वाले हैं कि किस तरह से आईएफएमएस में आरडब्ल्यू को काटा जाता है, क्योंकि जो आरडब्ल्यू है वो तो बायर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है, और आरडब्ल्यू को डेवलपर किस तरह से काटता है ये भी आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तो फिलहाल अभी इस टॉपिक से हिलते नहीं है, नहीं तो रियल एस्टेट इतना बड़ा टॉपिक है, हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार बता क्या रहे थे और बता क्या रहे हो। तो हम वापस अपने इसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। सर और क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, चौथा पॉइंट बड़ा सिंपल पॉइंट है, ये सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं है। आपको डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है।
वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं जो उसने ब्रोशर में छापा, जो उसकी वेबसाइट पर है। आपको डेवलपर के नाम से गूगल सर्च करनी है, आपको उसकी पुरानी बनी हुई ग्रुप हाउसिंग्स में जाना है, वहां पर बैठी आरडब्ल्यू से ये बात करनी है कि आप कितने रिस्पॉन्सिव है डेवलपर आपकी कंप्लेंट्स का। क्योंकि जब आरडब्ल्यू ग्रुप हाउसिंग को ले लेती है, देखिए बनाना एक बात है, लेकिन अगर आपकी ग्रुप हाउसिंग बनी गलत है तो बनने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। उस प्रॉब्लम्स को क्या डेवलपर ठीक करता है, क्या उसने ठीक बनाई है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसने जो पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे उसमें क्या डेवलपर ने टाइम पर पोजेशन दिया, उसकी जो पुरानी ग्रुप हाउसिंग्स में कस्टमर्स का क्या एक्सपीरियंस है। जब आप देखिए, अगर आज कोई भी ग्रुप हाउसिंग आप खरीदते हैं तो आपसे डेवलपर का एक 5 से 6 साल का नाता जुड़ जाता है। आपको उसके ऑफिस भी जाना पड़ता है, आपको इंस्टॉलमेंट जमा करानी पड़ती हैं, आपको उन इंस्टॉलमेंट्स का रेगुलरली फीडबैक चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन का फीडबैक चाहिए। तो पहले उसने क्या किया, देखिए वक्त बदलता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कंपनियां बहुत कम बदलती हैं। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आगे भी खराब रहने की उम्मीद की जाती है। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वो शायद आगे अच्छा चलेगा, लेकिन अपने आप को डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा बड़ा टूल है जिसपे आप नेट पे उस डेवलपर को आगे चेक करेंगे पुराने रिकॉर्ड्स को तो बहुत कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन जैसा सर ने कहा कि साइट पर बगैर गए, मतलब प्रीवियस प्रोजेक्ट पे बगैर गए और वहां के रेजिडेंट्स या आरडब्ल्यू से बगैर मिले, आपको उस डेवलपर की प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। इस चीज का आप गांठ बांध लो। अगर नहीं बांध रहे हो तो फंसने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि घर बैठ के एजेंट के कहने पर या डेवलपर के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कहने पर या उनके आग में खड़े होकर भी कहने पर आपको घर बैठे चेक नहीं काटना है। आप पहले होमवर्क करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बगैर होमवर्क करे आप प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। एक मैंने बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा है इन्वेस्टर्स के साथ, जो ग्रुप हाउसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक लेजीनेस है इन्वेस्टर में। उसका एक ट्रस्टेड चैनल पार्टनर होता है या कोई एक डेवलपर का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसको कहता है अरे सर चेक दे दीजिए, चेक लगा दीजिए, मैं फॉर्म भेज रहा हूं। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आप यूजर हैं, अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, पहले अपनी गाड़ी उठाइए, संडे को चाय छोड़ के आप साइट पे जाएं, साइट एग्जैक्ट साइट पे पहुंचें, क्या साइट की एक्सेस है वो समझें, आसपास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो समझें, स्कूल है नहीं है, कितनी दूरी पे है, बैंक है नहीं है, कितनी दूरी पर है, अस्पताल है नहीं है, कितनी दूरी पर है, मॉल है कहाँ है, कितनी दूरी पर है। आप शाम को घर आएंगे तो किस रास्ते घर आएंगे, या रात शाम को जब आप लेट घर आएंगे या आपकी वाइफ गाड़ी चला के आएंगी, आपकी बेटी गाड़ी चला के आएंगी या आपका बेटा आएगा, कि आप ये देखेंगे कि वो गांव के बीच में से आ रहे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी गलियां हैं, बीच में सड़कें टूटी हुई हैं। आप फिजिकली साइट पे जाएं और किसी बात पे विश्वास ना करें कल ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। आप करंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में इन्वेस्ट ना करें। मेरी आपसे सजेशन है कि साइट को जरूर रेट करें। जो साइट है उसको पूरा ऊपर से नीचे तक खुद चल के देखें, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है साइट पे तो ही उस पर इन्वेस्ट करें। साथ में उस एरिया का गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया मास्टर प्लान, फ्यूचर विजन गवर्नमेंट का क्या है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है और आप वहां रहने वाले नहीं हैं और आपको लगता है कि 5 साल में गवर्नमेंट वहां कर देगी, वो भी गवर्नमेंट के भी ट्रैक को आप देख के समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट कितनी देर में वहां पे इंफ्रा डेवलपमेंट करती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट के इंफ्रा डेवलपमेंट के प्लान, मतलब मास्टर प्लान को समझने के बाद, वहां की रोड की विड्थ को समझने के बाद, वहां आसपास कौन कौन सी चीजें अथॉरिटीज डेवलप करेंगी, उन सब चीजों को समझने के बाद ही उस लोकेशन पे जाके साइट विजिट करके तभी आप इन्वेस्ट करें। जी सर, आगे और कुछ बताइए सर। देखिए, एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जो एक्चुअली जितनी भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ प्रदीप, ये बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जो बुकिंग है वो बुक डिलीवरी से 5 से 6 साल पहले हो जाती है। तो एक जो आम बायर है उसको इन चीज़ों को देखने का मौका ही नहीं मिलता है। एक बड़ी खास चीज़ है डिज़ाइन। आप डिज़ाइन देखते ही नहीं है। कोई भी आदमी
किसी आपके ट्रस्टेड चैनल पार्टनर ने या किसी सेल्स के इंसान ने आपको बोला, अरे सर बड़ी अच्छा डिज़ाइन है, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, आप देखिए जी हमारा 12x15 का मास्टर बेडरूम है और 11x18 का ये है और वो है, किचन इतनी बड़ी है। सॉरी, आप प्लान को अपनी आंखों से, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एडवाइस आपकी श्रीमती जी की है, अब मैडम की है, बिकॉज जो घर चलाती हैं गृहिणी, उनसे ज़्यादा समझदार इंसान घर को समझने में कोई नहीं है। पूरे दिन तो उन्हें ही रहना है, आप तो बाहर चले जाओगे, तो उनकी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। उनकी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। खुद भी आप देखिए कि आप हर कमरे की प्लानिंग देखिए, अपने दिमाग में उस घर को अपना बना के देखिए कि ये कमरे में क्या होगा, ये कमरे में क्या होगा, इस कमरे को मैं कैसे सजाऊंगा। उस डिज़ाइन को स्टडी कीजिए कि कपड़े कहाँ सूखेंगे, वॉशिंग मशीन कहाँ रखी जाएगी, किचन कितनी बड़ी है, क्या इसमें डिश वॉशर आएगा नहीं आएगा, कहाँ लगेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। डिज़ाइन पर आपको कम से कम 1 से 2 दिन परिवार के साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके, अगर आपका कोई मित्र आर्किटेक्ट है, नहीं है तो किसी चाहे आर्किटेक्ट को आपको हायर करना पड़े, डिज़ाइन पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। अल्टीमेटली कुछ मैटर नहीं करता, वो घर मैटर करता है। जो उसका डिज़ाइन ही गलत होगा तो आप क्या करोगे, वहाँ रह के मज़ा ही नहीं आएगा। जब आपको मज़ा नहीं आएगा तो किसी बायर है उसको मज़ा नहीं आएगा। तो आप ये समझ लीजिए, जिस जगह आप नहीं रह सकते उस जगह की इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। रीज़न, जहाँ आप नहीं रह सकते वहाँ कोई दूसरा कैसे रह लेगा। बिल्कुल, मतलब जब उसे आप बेचने के लिए जाएंगे, एक तो ये है कि आपके फैमिली मेंबर कैसे रहेंगे, और मान लीजिए अगर उसका डिज़ाइन वाकई में ख़राब है तो जब उसे आप बेचने के लिए जाएंगे तो दूसरा खरीदेगा नहीं, क्योंकि आप ये गलती कर सकते हैं डिज़ाइन को ना देखने की। लेकिन जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो रीसेल का बायर ज़रूर डिज़ाइन को देख के समझ के लेता है, तो वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट आपको डूबती हुई, खराब होती हुई नज़र आएगी या कम रिटर्न देती हुई नज़र आएगी। तो इसीलिए डिज़ाइन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। सर और बताइए ना कुछ। देखिए, जो आखिरी के 2 पॉइंट्स हैं, ये कल्मिनेशन है अभी तक हमारे डिस्कस किए हुए सारे पॉइंट्स का। आप इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं रिलाय करते हैं अपने चैनल पार्टनर पर। चैनल पार्टनर वो इंसान है जो आपको गाइड करता है कि आप कौन से डेवलपर की चीज़ खरीदें, कौन सी चीज़ खरीदें। मेरा पॉइंट मानना ये है कि आप जो चैनल पार्टनर चूज़ करते हैं वो बहुत सोच समझ कर चूज़ कीजिए। वो उसका ऑफिस कहाँ है, आप ज़रूर उससे मिलने जाइए उसके ऑफिस में। उस इंसान को कितना एक्सपीरियंस है ये आपको जांचना ज़रूरी है। क्या उसको आसपास के एरिया की नॉलेज है या वो सिर्फ डेवलपर की पढ़ाई हुई पट्टी आपके सामने सुना रहा है। क्या वो आदमी इतना समझदार है कि आप अपने 5-6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उसके कहने से कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर मैटर करता है, क्योंकि इंसान की बात मानता है, कागज़ की और मशीन की बात नहीं मानता। ये एक ह्यूमन टच है, क्योंकि दूसरा इंसान जो बोलता है, एक रियल एस्टेट में और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कहावत है, गुड पीपल ब्रिंग गुड कस्टमर्स। सो हम भी कोशिश करते थे जब आई वॉज ऑन डेवलपर साइड कि ऐसे चैनल पार्टनर्स को एंगेज करें जो हमें अच्छे कस्टमर्स ला के दें, झूठ बोल के ना लाएं। लेकिन कुछ जो बैड एप्पल्स हैं उनसे बचना है और गुड चैनल पार्टनर्स की तरफ जाना है जो आपको सही एडवाइस दें, और उसके अलावा अपने फैमिली, परिवार और आसपास के लोगों से सलाह ज़रूर लेनी है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, सर ने जो बताया कि कंक्लूजन ये है कि सलाह उससे लेनी है जिसके पास नॉलेज अच्छी हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में चूंकि 4 से 5 साल पोजीशन का टाइम है, उस पोजीशन के ड्यूरेशन में, मतलब ड्यूरेशन जो कंस्ट्रक्शन का है टिल पोजीशन तक का जो ड्यूरेशन है, वहां पर वो एजेंट आपके इश्यूज अगर कोई छोटे मोटे आते हैं तो उसके पास रिजॉल्व कराने की पावर भी हो, मतलब डेवलपर के यहाँ वो अच्छे से जानता भी हो, सिर्फ वो कैसेट जो डेवलपर ने उसे पढ़ाई है वो आपके सामने लाके ना बोल दे, और उसके पास अपनी नॉलेज, विवेक उसका हो कि वो आपको अच्छे से गाइड करे। मतलब एक नॉलेजेबल चैनल पार्टनर जो आपके साथ वो 5 साल की जर्नी, लंबी जर्नी में जाए, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में कि कौन क्या डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि आज जो आपको कमिट कर रहा है कल वो देगा नहीं देगा, इस चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है।
जो है वो आज है, और मैक्सिमम लोग अपनी 5, 7, 8, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को डिस्काउंट के चक्कर में कई बार अनएक्सपीरियंस लोगों की कमिटमेंट से गलत डायरेक्शंस में चले जाते हैं और उसका खामियाजा बाद में बहुत बहुत भुगतना पड़ता है। तो आप अपने किसी ट्रस्टेड आदमी से और प्रॉपर्टी को समझते हुए तब आप प्रॉपर्टी को बाय करें। फाइनल पॉइंट प्रदीप जी, आप इन्हीं सभी पॉइंट्स को एक कागज पे लिखें और एक कंपैरिजन बनाएं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जब आप घर खरीद रहे हैं तो आपने एक बिल्डर की मार्केटिंग देख के वो फ्लैट नहीं खरीद लेना। एक टाइम पे बाजार में कंपीटिंग 4 से 5 प्रोडक्ट हमेशा होते हैं, कभी 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। आपने सभी का कंपैरिजन, ये जो हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं, 1 से 10 के स्केल पे हर एक को रेट कीजिए कि भाई इसकी प्राइस क्या है, उस पर आप एक रेटिंग दीजिए। डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस पर रेटिंग दीजिए। कारपेट एरिया वर्सेस सुपर एरिया क्या है, उस पर एक रेटिंग दीजिए। फिजिकली साइट की क्या रेटिंग है आपके हिसाब से। देखिए, रियल एस्टेट एक खास प्रोडक्ट है जहाँ पे हर प्रोडक्ट यूनिक होता है। रियल एस्टेट में रेप्लिकेबल प्रोडक्ट नहीं है कि अगर आपने कोलगेट का टूथपेस्ट लिया है तो चाहे वो एक ट्यूब लें चाहे 100 ट्यूब लें, वो सब में टेस्ट सेम आएगा। यहाँ पे हर प्रोडक्ट अलग है, हर बिल्डर अलग है, हर फ्लैट अलग है, तो यूनिक प्रोडक्ट है। फाइनली आपको डिज़ाइन देखना है और डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। हर चीज़ पे आप डेवलपर को और प्रोडक्ट को रेट करें, 1 से 10 के स्केल पे नंबर दें, उसके बाद उसका टोटल करें और प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट उसको कंपेयर करें। आई एम श्योर इतना साइंटिफिक करने के बाद मेरे हिसाब से आप सही डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे। वैसे सही डिसीजन लेने के लिए ये सारे पॉइंट्स मोर देन इनफ है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी आपको सलाह की ज़रूरत है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेटर प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी हेल्प करें। कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तभी हम आगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से बेटर इंफॉर्मेशन आपको लेकर आएंगे जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने या इन्वेस्टमेंट में आपको रेगुलर गाइड करता रहेगा। तो अब वक्त है विराम लेने का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में जैसे मैंने बताया रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियो एक यही चैनल है जो ट्रांसपेरेंट वे में आपको देता है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, अपने सारे रिश्तेदारों को, मित्रों को ये जरूर फॉरवर्ड कीजिए कि जिससे वो फ्यूचर में कभी प्रॉपर्टी खरीदने में धोखा ना खा पाए। नमस्कार और जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।